जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फार्मूला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज की क्लास हमारे सीटेट के लिए रहेगी और उसमें भी हम सोशल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे और ऐसे MCQs को डिस्कस करेंगे जो सीटेट की परीक्षा में बार बार पूछे जाते रहे। तो आज की क्लास सीटेट के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी और साथियों, आज की क्लास में डिस्कस किए जाने वाले क्वेश्चन वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो साथियों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना इनमें से किसने की थी? ऑप्शन है गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। तो साथियों, सिखों के जो 10वें गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, और इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? ऑप्शन हैं अकबर, हुमायूं, जहांगीर और शाहजहां। तो साथियों, विश्व शांति का जो विचार है वो आगे बढ़ाया था ऑप्शन ए, अकबर ने। अब अकबर थोड़ा सा धर्मनिरपेक्ष था और धर्मनिरपेक्ष होने के साथ ही साथ उसने सारे धर्मों को समान आगे बढ़ाने की सोची, इसीलिए वहाँ से विश्व शांति का विचार उभर कर आया। ठीक है, तो विश्व शांति का विचार बढ़ाने वाला मुगल शासक अकबर था, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 की बात कर रहे हैं, इसका संबंध किस से है? ऑप्शन ए है इसका जीवन के अधिकार से, समानता के अधिकार से, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, संवैधानिक उपचार के अधिकार से। तो साथियों, जो अनुच्छेद 21 है तो ऑप्शन ए जीवन के अधिकार से संबंधित है, आप इसे याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श है? ऑप्शन है वायुमंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल। तो राइट आंसर होगा हमारा समताप मंडल, ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि साथियों, मान लीजिए ये सतह है और सतह के बाद पहली जो परत है वो होती है हमारी क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल के बाद दूसरी जो परत होती है वो होती है समताप मंडल। तो साथियों, जब हम दूसरी परत में पहले 10 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो साथियों यहाँ पे तापमान समान रहता है और यहाँ पे बादल की वर्षा की क्रियाएं नगण्य होती हैं, इसलिए ये वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श परत मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था कौन सी है? ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, प्रधानमंत्री व उसके मंत्रिपरिषद। तो साथियों, बात करते हैं कानून निर्माण, हमें फोकस यहाँ करना, कानून निर्माण पूछा है, कानून की रक्षा नहीं पूछी। अगर कानून की रक्षा पूछता तो न्यायपालिका होती, सुप्रीम कोर्ट होता, लेकिन कानून बनते कहाँ हैं? तो साथियों, आपको सबको पता होगा कि कानूनों का निर्माण संसद में होता है, पार्लियामेंट में, जहाँ पे हमारे सांसद बैठते हैं जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं। ठीक है, तो संसद में कानूनों का निर्माण किया जाता है, ये सर्वोच्च संस्था है भारत के कानून निर्माण की। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता तो उसे कहा जाता है राजतंत्र, स्वेच्छाचारी, धर्मनिरपेक्षता, प्रभुसत्ता। तो साथियों, जब कोई भी राज्य किसी भी धर्म को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देगा, सभी धर्मों में समभाव रखेगा, ठीक है, किसी भी धर्म में कोई अतिरिक्त हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो ऐसे राज्य को कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, यानी कि ये कहलाता है धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, मुगल वास्तु शिल्प मिश्रण है, यानी कि मुगल काल का जो वास्तुशिल्प मिश्रण है वो क्या है? अरब और भारतीय शैलियों का मिश्रण है, तुर्की को फारसी शैलियों का मिश्रण है, या फारसी और भारतीय शैलियों का मिश्रण है, तुर्की व अफगान शैलियों का मिश्रण है। यानी जो मुगल वास्तुशिल्प है वो किन शैलियों का मिश्रण है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा, ये पूछा गया है एग्जाम में, फारसी, ऑप्शन सी, फारसी और भारतीय शैलियों का मिश्रण। ठीक है, ये वह है, वह नहीं है,
फारसी व भारतीय शैलियों का मिश्रण है, मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की मानक देशांतर रेखा है। तो साथियों ये तो आप जानते ही होंगे देशांतर कौन सी रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं। तो जो भारत की देशांतर रेखा है वो होगी पूर्वी देशांतर कितना 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा, ये वाली रेखा भारत की क्या है, मानक रेखा है। ठीक है, मानक देशांतर है भारत का, और पूरे भारत के लिए इसी मानक देशांतर से समय का निर्धारण होता है। ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये समय का निर्धारण कराती हैं। ठीक है, और आपको पता ही है कि कितने देशांतर होते हैं, कितने पूरी जो पृथ्वी में एक जगह से जब दोबारा वापस आओगे देशांतर रेखाओं पर पूरा काउंट करके, तो आप पूरा 360 डिग्री का एंगल घूम जाते हो। ठीक है, इसीलिए किसी भी मानक देशांतर को चुनते समय हम 15 डिग्री और 7.5 डिग्री के हिसाब से चुनते हैं। तो जो भारत की मानक देशांतर रेखा है वो है 82 डिग्री 30 मिनट, और ये कहाँ से गुजरती है, तो ये प्रयागराज से गुजरती है, प्रयागराज, और प्रयागराज में भी नैनी से, ठीक है, नैनी से होकर गुजरती है, और यहीं से पूरे भारत में समय का निर्धारण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो साथियों राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो ये हैं भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है दरगाह, ईदगाह, इबादतगाह, खानका। इनमें से सूफी संतों के मकबरे को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखना साथियों, जो सूफी संत के मकबरे हैं उसके लिए सही होगा ऑप्शन ए, दरगाह। सूफी संतों के मकबरे को क्या कहा जाता है, दरगाह कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का जो स्थल था कलिंग। तो एक कलिंग की बात करते हैं, कलिंग वर्तमान में कहाँ है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में, केरल में, उड़ीसा में, कर्नाटक में। तो साथियों कलिंग का जो नाम है आजकल, कलिंग कहाँ है, उड़ीसा में है, और इस उड़ीसा का जो वर्तमान नाम है वो है ओडिशा। ठीक है, ओडिशा ये है इसका वर्तमान नाम, उड़ीसा भी पुराना है, आजकल ओडिशा है। अगला क्वेश्चन हमारा अगला है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता, यानी कि आप इसे छुआछूत भी कह सकते हैं, अस्पृश्यता को क्या समझते हैं, छुआछूत भी बोल सकते हैं। इसका जो संबंध है किस अनुच्छेद से है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 16। साथियों जो अस्पृश्यता या छुआछूत का संबंध होता है वो होता है अनुच्छेद 17 से, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, 1858 में, 1757 में, 1942 में, 1764 में। तो साथियों जो प्लासी का युद्ध है वो 1757 में लड़ा गया था। ठीक है, प्लासी का युद्ध आपको याद होगा सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। ऑप्शन ए है 1764, 1920, 1857, 1526। तो साथियों जो बक्सर का युद्ध है वो 1764 में लड़ा गया था, और ये 3 थे भारत के लोग और दूसरी पक्ष में थे अंग्रेज। भारत के लोग कौन कौन थे, एक मीर कासिम था, एक शुजाउद्दौला और एक शाह आलम। ये तीनों लोग मिलके अपनी अपनी सेनाएं लाए थे, और उधर से सामने थे अंग्रेज। तो मीर कासिम, शुजाउद्दौला, मीर कासिम प्लस शुजाउद्दौला प्लस शाह आलम, ये 3 लोग थे एक साइड से, और दूसरी साइड में कौन थे, दूसरी साइड में थे केवल अंग्रेज। इन दोनों के बीच ये युद्ध हुआ था, दोनों पक्षों के बीच में, जिसमें अंग्रेज जीत गए थे और ये फिर भी हार गए थे। ठीक है, ये था बक्सर का युद्ध। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो साथियों तराइन का जो युद्ध है वो किस किस के बीच में हुआ था, तो पृथ्वीराज और गौरी के बीच में हुआ था। और ये कब हुआ था, तो प्रथम की बात करें तो
ऑप्शन डी 1191 में हुआ था। ठीक है, और दूसरा कब हुआ था, दूसरे की बात करें तो दूसरा हुआ था 1192 में, तुरंत 1 साल बाद ही तो उसने दोबारा अटैक किया था गौरी ने, और पहले वाले में पृथ्वीराज जीते थे और बाद में फिर गौरी जीत गया था दूसरे में। ठीक है, ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत में भाषा के अधिकार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? सबसे पहला राज्य बताना है जो भाषा के आधार पर चुना गया। तो सबसे पहले है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र और डी गुजरात। तो साथियों सबसे पहले भाषाई आधार पर जो राज्य गठित हुआ था वो है आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? आंध्र प्रदेश, ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस काल में कर प्रथा का विशेष महत्व था? ऑप्शन ए वैदिक काल, गुप्त काल, महाजनपद काल, हड़प्पा सभ्यता। तो साथियों इन सभी ऑप्शंस में हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुप्त काल। गुप्त काल को स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। यहाँ कर की व्यवस्था बहुत अच्छी थी और कर से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता था। बहुत ही संपन्न साम्राज्य रहा है गुप्त काल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने को कहा जाता है। तो साथियों आपको पता है कि जैसे मान लीजिए ये सन है, ठीक है, ये सन है, तो सन के चारों ओर एक निश्चित ऑर्बिट में क्या करती है पृथ्वी? अपना परिक्रमण करती है। ठीक है, तो ये जो परिक्रमा करती है ना सूर्य की, तो परिक्रमा से आप याद रखोगे परिक्रमण, परिभ्रमण मत कर देना। परिभ्रमण होता है पृथ्वी का अपनी ही धुरी पर घूमना। तो सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी घूमेगी या परिक्रमा करेगी उसे हम कहेंगे परिक्रमण। ठीक है, घूर्णन या परिभ्रमण तो केवल अपनी धुरी पर घूमना होता है, आप ये याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जो मुंडा जनजाति है वो किस क्षेत्र में निवास करती है? ऑप्शन ए है बस्तर, छोटा नागपुर, दुर्ग, कुल्लू। ये जनजातियों से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इनको अच्छे से याद करके जाइएगा। और ये क्वेश्चन मुंडा जनजाति वाला कई बार पूछा गया सीटेट के एग्जाम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी छोटा नागपुर। ये जो मुंडा जनजाति है कहाँ पाई जाती है? छोटा नागपुर में। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी परत सर्वाधिक ठंडी होती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य मंडल, मीजोस्फीयर। अब इसमें क्या होता है साथियों, आपने देखा होगा कभी कभी आप आसमान की तरफ देख रहे हो, खुले में हैं, तो आपको कुछ जली हुई चीज़ें दिखती हैं, जैसे कोई जली हुई चीज़ें आई लेकिन कुछ देर में ही वो ख़त्म हो गई। तो वो जो उल्का होती हैं, जब उल्का आती हैं और उल्का आने के बाद जब हमारे मध्य मंडल में एंटर करती हैं, तो मध्य मंडल में घर्षण के कारण वो बहुत ही ठंडा होता है, सर्वाधिक ठंडा होता है। और मध्य मंडल में जो भी टेम्परेचर है ना वो -100 डिग्री सी तक हो जाता है, यानी इतना ठंडा होता है। तो घर्षण के कारण उल्का जलकर नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है मीजोस्फीयर या मध्य मंडल, ये सर्वाधिक ठंडा होता है, सर्वाधिक ठंडा। तो ये होता है हमारा मध्य मंडल, अगर आए तो ऑप्शन में याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 दिसंबर, 21 जून, 23 मार्च, 22 सितंबर। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 जून। अब देखिए मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और ये है इक्वेटर, इसे बोलेंगे भूमध्य रेखा। ठीक है, इक्वेटर। अब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये होती है कर्क रेखा, कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ये होती है मकर रेखा। तो आपको पता है जो सूरज है वो इसी के बीच में, इन रेखाओं के बीच में ही सन की क्या होती है? मूवमेंट। सन की मूवमेंट इन्हीं रेखाओं के बीच में होती है। तो जब सूरज सीधा सीधा कहाँ होता है? इस कर्क रेखा पर होता है, ये मान लीजिए। तो जब सीधा सीधा ये उत्तरी गोलार्ध है ऊपर, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है ऊपर, उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे है साउथ हेमिस्फीयर। तो जब सूरज सीधे कर्क रेखा पे होगा तो वो दिन हमारे लिए सबसे बड़ा होगा, और वो दिन कौन सा होता है? 21 जून। राइट आंसर हो जाएगा 21 जून। ठीक है, अगर बात आती है, क्वेश्चन ये आ जाता है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन, तो साथियों जब सूरज मकर रेखा पर होगा, यानी कि मैक्सिमम हमसे जितना दूर जा सकता है साउथ हेमिस्फीयर में, जब सूरज यहाँ होगा, यहाँ वाली स्थिति, तो वो हमारे लिए सबसे छोटा दिन होगा। और ये कब होता है? ये होता है साथियों 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है, आप इसे भी याद रखेंगे। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी। तो साथियों ये तो एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है और इसी एग्जाम में नहीं बहुत कईयों एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व विभाग यानी कि ASI का जनक है अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास, पाणिनि, चाणक्य, पतंजलि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चाणक्य। तो अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? चाणक्य की पुस्तक है, ये आप याद रखेंगे। अगर इस पुस्तक का कभी कभी एग्जाम में विषय पूछ लिया जाता है कि ये पुस्तक किस विषय पर आधारित है, तो साथियों ये अर्थशास्त्र इकोनॉमी की पुस्तक नहीं है, ये राजनैतिक पुस्तक है। ठीक है, राजनैतिक पुस्तक, इतना आप जरूर याद रखना, इसमें राजनीति सिखाई गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा संगीत की उत्पत्ति किस वेद से हुई है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सामवेद। संगीत की उत्पत्ति सामवेद से हुई है। ठीक है, और इसी वेद में हमारे 7 स्वर जो सारे गा म प ध नी है ना, वो यहीं से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय, नाना साहब पेशवा, वारेन हेस्टिंग, बाल गंगाधर तिलक। तो साथियों एक मुगल शासक है, मुगल शासक कौन? ये है अकबर द्वितीय, ये वाला। और अकबर द्वितीय की जब पेंशन बंद कर दी थी ना, तब इसने राजा राममोहन राय को कहाँ भेजा था? इंग्लैंड भेजा था और पेंशन शुरू करवाने की गुहार करवाई थी वहाँ जाके। ठीक है, तो ये काम राजा राममोहन राय किया था और इसी दिन राममोहन राय को इन्होंने राजा की उपाधि प्रदान की थी। तो राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान करने वाला कौन है? ऑप्शन ए अकबर द्वितीय। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो साथियों ये हमारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार सोशल साइंस CTET के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद करके जाइएगा। और साथियों जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जो आपकी CTET के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, अगर दोस्तों आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।